वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम सुमित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लॉ बाय सुमित केपी। तो पहली वीडियो में ये मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वीडियो में हो जाएगा। और जैसा कि पहली वीडियो में थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, उसको हमने थोड़ा सा इसमें बेहतर करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो और आगे भी कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? शायद जहाँ तक मुझे याद है आर्टिकल 54 तक हम पढ़ चुके थे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद कई आर्टिकल बचते हैं अभी। 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 भी है, 7, 8, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बताते चलता हूँ और आप अच्छे से इसको पढ़िए। आपका क्वेश्चंस, हर एग्जाम का क्वेश्चंस आपका इससे होगा, मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। बाकी किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट, हमने आर्टिकल 54 तक पढ़ लिया। आर्टिकल 54 में वही था इलेक्शन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55। अब आर्टिकल 55 में अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करें तो इसमें तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। वो तीन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस आपको घटना चक्र मिलती है इसकी पॉलिटी की, वो आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। स्पेशल पॉलिटी के लिए आती है घटना चक्र, एमसीक्यूज़ की। तो उसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम हो उसके लिए वो सफिशिएंट होती है। आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए, एक क्लास ले लीजिए मेरी और घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं किसी एग्ज़ाम के लिए। चलिए, आर्टिकल 55 ये क्या कहता है? ये मैनर की बात करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। यानी कि उसका तरीका क्या होगा इलेक्शन का। 54 तो कहता है कि इलेक्शन होगा और 55 कहता है चलिए वो होगा तो किस तरीके से होगा। तो आर्टिकल 55 में तीन चीजें हैं। एक तो ये बात करता है यूनिफॉर्मिटी की, यानी कि एक रूपता की। ठीक है ना। और इसका सेकंड जो क्लॉज है वो बात करता है वोट वैल्यू की। ये वोट वैल्यू यानी कि वोट वैल्यू निकाली जाती है, एक एमएलए की वोट वैल्यू, एक एमपी की वोट वैल्यू, ये सारी वोट वैल्यू निकाली जाती है। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो आपको लिख के दे देता है सारी चीज़ें और फिर उसमें वो पूछता है ऑप्शन में, तो वो सही बताना पड़ता है। वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। वोट वैल्यू यानी कि मत मूल्य। ठीक है ना। और तीसरे में होता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अभी क्या होता है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। हिंदी में इसको लिख लिख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें दो चीजें हैं तीसरे क्लॉज में, एक तो ये जो मैंने लिख दी और दूसरी एक चीज और आती है इसमें, वो आती है क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको भी हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने ये बताया, सेकंड में क्या है कि वोट वैल्यू निकाली जाती है। एक एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाती है, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है। फिर वो जितना निकलता है उस रेशियो के हिसाब से टोटल एमएलए इंडिया में जितने हैं उनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है, और एमपी के वोट उसके हिसाब से जितने टोटल एमपी हैं उनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है, एमपी की यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए, वोट वैल्यू जो निकाली जाती है उसका फॉर्मूला ये होता है, पहले हम एक विधायक की वोट वैल्यू निकालते हैं एमएलए की, यानी कि एक एमएलए का वोट वैल्यू जो निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का हम निकाल रहे हैं ना। अब वो एक एमएलए मतलब कहाँ का है, वो यूपी का है तो यूपी की जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी जनसंख्या, बिहार का निकाल रहे हैं तो बिहार की, इसी तरीके से उसके नीचे आता है कि उस राज्य में विधायकों की संख्या कितनी है। अब टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन स्टेट, एक हजार से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब फॉर एग्जांपल यूपी का ले लेते हैं एग्जांपल कि यूपी का वोट वैल्यू निकालते हैं मत मूल्य। तो यूपी की जनसंख्या 20 करोड़, 20 के आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा देते हैं। अब यूपी में विधायक कितने मान लीजिए 404, और उसकी गुणा हम 1/1000 से, ये है फॉर्मूला आपका। ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ लेता है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा कितना ये। अब इसको हम अगर निकालते हैं तो ऐसे तो निकालने में लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने जो निकाला है वो लगभग में आता है 495, यानी कि एक एमएलए का वोट वैल्यू यूपी के अंदर लगभग 495 निकल के आता है। ठीक है ना। अब एक एमएलए का इतना है, हमें निकालना है टोटल एमएलए का, क्योंकि पूरे राज्य का निकालते हैं तो पूरे राज्य का निकालने के लिए 404 का निकालना पड़ेगा। तो अब जब एक का है इतना तो 495, तो 400 का निकालना है 404 का, तो 404 की इससे गुणा कर देंगे। तो 404 एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के लिए हम 495 की गुणा 404 से कर देंगे, तो ये भी लगभग में निकल कर आता है 1,99,980। ठीक है ना, लगभग में आता है इतना। ये कितने 404 एमएलए, यानी कि ये यूपी के सारे विधायकों का मत मूल्य इतना निकल के आता है। ठीक है ना, क्लियर हो रही होगी बात। अब ये तो हो गया विधायक निकालने का, मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एक एमपी का। तो एमपी का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑल स्टेट्स। ठीक है ना, भारत के सभी राज्यों के विधायकों का टोटल मत मूल्य
इसमें दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं राज्यों के साथ साथ, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर का क्या मुद्दा है वो मैंने आपको बताया, वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो उसमें भी लगाते नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि बताइए राज्यों के विधायकों के साथ साथ किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये पूछ लेता है, और ये पूछ लेता है कि ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 70वें संविधान संशोधन से। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। ये था, ठीक है, क्या टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटा टोटल इलेक्टेड एमपी ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड यानी निर्वाचित। अब ये मैंने निकाला था तो ये लगभग में आता है 5,49,497, ठीक है ना। यानी कि भारत के सभी विधायकों का मत मूल्य लगभग में ये निकल के आता है। और टोटल इलेक्टेड में एमपी ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें लास्ट में थोड़ी सी साउंड चली गई थी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, 543 ये इलेक्टेड होते हैं। अब अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो उसमें होते हैं 233, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, टोटल कितने होगा, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो यानी कि टोटल हमारे पास इलेक्टेड एमपी कितने हो गए, 776। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो ये भी लगभग में इतना ही निकल के आता है, 5,49,408। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो ये भी लगभग में 708 निकल कर आता है, यानी कि एक एमपी का वोट वैल्यू 708 हो गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 776 का, तो 776 एमपी का वोट वैल्यू निकालेंगे तो 776 इंटू 708, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब ये भी लगभग में इतना निकल के आता है, 5,49,408। ये क्या हो गया, ये टोटल एमपी का वोट वैल्यू हो गया, टोटल एमपी का वोट मूल्य, मत मूल्य, ठीक है ना। इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब जो आपको ये तो हमने सेकंड क्लॉज के बारे में पढ़ी सारी चीज। सेकंड क्लॉज क्या कह रहा था कि वोट वैल्यू, अब वो हम जान गए, अब सीख गए कि विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अब हम फर्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, वो क्या कह रहा था, एक रूपता होनी चाहिए। तो एक रूपता का मतलब ये होता है कि जो वोट वैल्यू मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम यूपी के लिए लगा रहे थे, या जो मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम मान लीजिए उत्तराखंड के लिए लगा रहे थे, तो वही वोट वैल्यू मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला सभी राज्यों के लिए सेम होगा, वो यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें। ऐसा नहीं होगा कि यूपी के लिए फॉर्मूला अलग है या बिहार के लिए फॉर्मूला अलग है या दिल्ली के लिए फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला सबके लिए सेम ही होगा। वो बात अलग है कि मत मूल्य कितना निकल के आता है, देखिए वो चीज़ तो डिपेंड करेगी उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। मान लीजिए जनसंख्या अधिक है तो उस हिसाब से निकल के आएगा, जनसंख्या कम है तो उस हिसाब से निकल के आएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा। एक रूपता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के लिए अलग है और वहाँ के लिए अलग है, दोनों में सब में एक रूपता होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं
बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट में क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी कि आनुपातिक। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा कर करके लिखूंगा तो फिर वीडियो की लेंथ पड़ती है, बाकी आप समझ तो गई हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ये इलेक्शन कराने की प्रणाली होती है, मतलब इस सिस्टम से, इस प्रणाली से इलेक्शन कराया जाता है। एक तो इलेक्शन मैंने बताया था कि वो अलग प्रणाली होती है जिससे एमएलए और एमपीज जो होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन होता है, और ये प्रणाली अलग होती है। इस प्रणाली से किस किस के इलेक्शन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रणाली में होता क्या है, एक तो इसमें मैंने आपको बताया कि वोट वैल्यू निकाला जाता है इस प्रणाली में, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। एक इसमें न्यूनतम कोटा होता है, ठीक है ना, न्यूनतम कोटा। एक न्यूनतम कोटा फिक्स होता है 50%, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको वो इलेक्शन जीतने के लिए मिनिमम 50% वोट तो लाने ही पड़ेंगे। अगर 50%, मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, चारों में से किसी को भी 50% से ऊपर वोट नहीं आए तो उनमें से कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि ऐसा तो जरूर होगा कि उन चारों में कोई एक तो नंबर 1 पर रहेगा ही, लेकिन अगर वो नंबर 1 पर रहने के बावजूद अगर उसको 50% से ऊपर वोट नहीं आते हैं तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रणाली का नियम है, ठीक है। और इस प्रणाली में क्या होता है, एक तो ये चीज होती है, और हाँ, इसमें जो पार्टी होती है वो कैंडिडेट को खड़ा करती है। अब वो कैंडिडेट को जब इलेक्शन में खड़ा करती है तो उसका एक नियम होता है कि जब वो पार्टी, मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो अपना कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा करने के लिए ये नियम होता है कि कम से कम 50 मेंबर्स का, उस पार्टी के 50 निर्वाचित जो मेंबर्स हैं उनका साइन करा हुआ, मतलब उनकी अनुमति समझ लीजिए, या उनका, कहते हैं ना इसको कि क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, कि उनकी अनुमति होनी चाहिए, मतलब उनकी मर्जी होनी चाहिए, वो उनका साइन करा हुआ जो लेटर है उस पर उनके साइन होने चाहिए 50 मेंबर्स के, तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। बताइए किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स का समर्थन, हाँ ये वर्ड यूज करना चाहता मैं, कितने मेंबर्स का समर्थन पाने की जरूरत होती है, तो 50 मेंबर्स का। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सारे इंपॉर्टेंट है, ये 50% का न्यूनतम कोटा होता है और ये मत मूल्य निकाला जाता है। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ये सब पॉइंट हैं, मैंने जो आपको पॉइंट में समझाया है तो थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे। ऐसा इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ही होता है। जो दूसरी प्रणाली होती है जिससे मैंने बताया था कि विधायक के इलेक्शन होते हैं और लोकसभा सदस्यों के इलेक्शन होते हैं, उसमें ये विधि नहीं लगती है। तो ये तो हो गया, जो तीसरा क्लॉज था उसमें आधी चीज। अब आधी चीज और डिस्कस करते हैं। अब क्या बचा उसमें, अब उसमें बचा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखिए ये क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है, इसमें जो वोट दिया जाता है, जिसमें वोट दिया जाता है वो प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को, प्राथमिकता के आधार पर।
यानी कि जो इसमें कैंडिडेट वोट करते हैं वो प्राथमिकता के आधार पर सारे कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। मान लीजिए जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये चारों राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अब इनको वोट कौन करेंगे? इनको वोट मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स में मान लीजिए का है, खा है, गा है, खा है, ठीक है। अब का ने का को वोट करना है तो का प्राथमिकता के आधार पर, मैंने बताया प्राथमिकता के आधार पर ऐसा होगा कि नंबर 1 पर किसको पसंद करता है, नंबर 2 पर किसको वोट देता है, नंबर 3 पर किसको वोट देता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए इसने नंबर 1 पर चूज करा 1 को, बी को इसने चूज करा नंबर 4 पर, सी को नंबर 2 पर और डी को नंबर 3 पर। अब इनकी बारी आई, ये कहते हैं कि नहीं जी, ए तो नहीं, मैं बी को पहले नंबर पर चूज करता हूँ, ए को मैं दूसरे नंबर पे, ये तीसरे और ये चौथे। गाने क्या करा? नहीं जी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पहले पे ये, चौथे पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो यानी कि प्राथमिकता के आधार पर वोट हो रही है। वो जो प्रणाली है उसमें अलग होता है, उसमें एक ही सिस्टम, मतलब एक ही वोट दिया जाता है कैंडिडेट को। उसमें कोई प्राथमिकता के आधार पर नहीं होता है कि सबको प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जा रहा है। अब ये वोटिंग होने के बाद ये काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग में देखा जाता है कि भाई किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो एक इसमें अगर हम देखें तो ए को मिला है नंबर 1, सबने सबने सबसे ज़्यादा ए को चूज़ किया है। इसके बाद देखा जाता है क्या इनका ए का वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर है। समझ रहे हैं आप बात को? इसके बाद देखा जाता है क्या इनका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज़्यादा होता है। अगर इनका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज़्यादा होता है तो ये इलेक्शन जीत जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज मान लीजिए 50% से ऊपर ही नहीं हुआ, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि अभी जो हमने काउंटिंग करके निकाला ए के बारे में, ये तो फर्स्ट फेज की काउंटिंग कहलाती है। मान लीजिए फर्स्ट फेज की काउंटिंग में किसी को 50% से ऊपर वोट मिला ही नहीं, तो उसके बाद होती है सेकेंड फेज की काउंटिंग। सेकेंड फेज की काउंटिंग होती है। अब सेकेंड फेज की काउंटिंग में अगर सेकेंड फेज की काउंटिंग में किसी को 50% से वोट ऊपर आ जाता है तो वो इलेक्शन जीत जाता है। तो अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, ये अक्सर एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, पैट वगैरह का, एसआई वगैरह का, या फिर आप मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, DU LLB के एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ये इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो उस तरीके के एग्जाम के लिए अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा था क्या कि सेकंड फेज की काउंटिंग में, अब ऐसे आपको अभी तो हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी हुआ नहीं होगा, तो ऐसा हुआ है भारत में। ऐसा कब हुआ है? ऐसा 1969 में हुआ है। 1969 में सेकंड फेज की काउंटिंग में, जब फर्स्ट फेज की काउंटिंग हुई थी तो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी को 50% से ऊपर वोट नहीं आया था, तो सेकंड फेज की काउंटिंग में ये जीते थे। तो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, आपको समझ तो गई है कि सेकंड फेज की काउंटिंग में जीतने वाले कौन बन गए? वीवी गिरी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, बहुत क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 हमारा खत्म। अब अनुच्छेद 56 स्टार्ट करने से पहले, आर्टिकल 56 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था वोटिंग परसेंटेज यानी कि न्यूनतम कोटा। तो अब उस हिसाब से सोचिए
कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कोई हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज से जीतता है, या कोई सबसे लोएस्ट, सबसे न्यूनतम वोटिंग परसेंटेज से जीतता है, या कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई निर्विरोध राष्ट्रपति बनता है। तो वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है, बताइए सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज से जीतने वाले राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है जो हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इनका कितना आया था, 99.37%। आप लगाइए अंदाजा, इतने वोटिंग परसेंटेज से ये इलेक्शन जीते थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे कम वोटिंग परसेंटेज से जीतने वाले। ठीक है, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज से जीतने वाले आपके वीवी गिरी ही हैं। इनका कितना था, 50.40 है या 04 है, 50 कंफर्म है। ये आप लोग अगर चेक करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन आंसर इसका यही है कि वीवी गिरी। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि उनका नाम बताइए, ये कभी नहीं पूछेंगे वोटिंग परसेंटेज बताइए, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी एक्स्ट्रा में। और कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि बताइए निर्विरोध निर्विरोध कौन बने थे, यानी कि अनअपोज्ड, उनके आगे कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, अकेले ही थे वो। तो निर्विरोध में इसका आंसर है आपका एन संजीव रेड्डी। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके छोटे छोटे एग्जाम में तो ये भी पूछ लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे हमारे राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। तो वो सबको पता ही होगा, बिहार से बिलोंग करते थे। ये भी मैंने स्टडी की तो मुझे कई एग्जाम्स में कई जगह ये क्वेश्चन बार बार दिखता है कि बताइए वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इनको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समय तो आपको भरपूर दे देता हूँ मैं। इसके बाद हम आर्टिकल 56 पढ़ते हैं। आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है। एक तो आर्टिकल 56 हमें बताता है उनके कार्यकाल के बारे में, ठीक है ना, उनका कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का, और वो रिजाइन किसे देंगे अपना, यानी कि त्याग पत्र, या फिर उन पर महाभियोग। त्याग पत्र के अलावा भी तो कोई जरिया होगा वो उनके पद से हटाने का, तो वो महाभियोग है, वो आर्टिकल 61 में है, वो भी मैं बताऊंगा। और उस त्याग पत्र का वो किसको देंगे, तो वो उसको क्या करेंगे उस त्याग पत्र का, वो सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 56 में मैं समझाता हूँ। चलिए पढ़िए, इसका दो क्लॉज में है, ठीक है ना। पहले में ए में क्या है इसका, टेन्योर। टेन्योर यानी कार्यकाल। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अब बी, बी में है कि रिजाइन यानी कि त्याग पत्र। छोटे एग्जाम में बार बार वही कहता हूँ मैं, बहुत बार पूछते हैं, त्याग पत्र अपना देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, सी में क्या है, उन पर महाभियोग। महाभियोग
यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61। अब अगर हम इसके सेकंड क्लॉज की बात करते हैं तो वो ये बताता है कि ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो वो उपराष्ट्रपति जी उस त्याग पत्र का करेंगे क्या? तो सेकंड क्लॉज ये कहता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उस त्याग पत्र को वो सेंड कर देते हैं लोकसभा अध्यक्ष पर, यानी कि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। आर्टिकल 56 में यही है, इसमें ज़्यादा अंदर घुसने के लिए, ज़्यादा डीपली समझाने के लिए कुछ है नहीं। ये है डीपली, तो ये मैं अभी अलग से समझाऊंगा। आर्टिकल 61 आपको ये उनको दे देते हैं, रिजाइन उनको देते हैं, ये कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है, बस यही है इसमें। और इसके बाद आता है आर्टिकल 57, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 री इलेक्शन की बात करता है। री इलेक्शन यानी कि एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये तो अक्सर पूछता है। तो इसका आंसर है, अपने अगर भारत में देखा जाए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर अधिक से अधिक 2 बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, 2 बार बन सकता है, 2 बार से अधिक नहीं। लेकिन भारत में अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है। आइए अब एंड की तरफ ही हैं हम। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशंस, यानी कि योग्यताएं। किस चीज़ की योग्यता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो यही क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लॉज, ये भी 2 क्लॉज में है। ए में ये क्या कहते हैं कि एक तो वो सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए भारत के। नागरिक, चलिए मैं बाद में समझाऊंगा, लिख देता हूँ पहले। और एज होनी चाहिए उनकी 35 ईयर्स। ये तो मैं आशा करता हूँ सबको पता ही होता है इतना। और सी में क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए उनमें। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें कुछ अलग से नहीं है, जो इसमें है वही सारी चीजें हैं। ठीक है ना? और थोड़ा सा है डिफरेंस, वो मैं जब इसको अलग से पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, फिलहाल इसको अभी नहीं समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप प्रेसिडेंट के बारे में तो बस इतना याद रखिए कि लोकसभा सदस्य बनने की उसमें सारी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिटीजन। अब सिटीजन बताइए कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या, तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बड़े एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, यूपीएससी या जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए। छोटे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन इतना डीपली नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है
कि बताइए क्या किसी व्यक्ति को भारत में राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए बाय बर्थ सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि ये जरूरी है कि वो भारत में पैदा हुआ हो? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भारत में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक किन किन तरीकों से हो सकता है? नागरिक यानी भारत में पैदा होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके माँ बाप में से कोई होना चाहिए, या फिर वो 5 साल तक भारत में। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से रहा कर और 5 साल से भारत में रह रहा है तो यानी कि वो नागरिकता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाद वो भारत में किसी भी पद पर इलेक्शन लड़ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया है, मैं ईयर भूल गया, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में आया है कि बताइए भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए बाय बर्थ सिटीजन होना जरूरी है? तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमने यूएसए की बात करी थी, यूएसए में ऐसा है। अगर यूएसए में आप राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो तो आप वहाँ के सिटीजन तो हो, लेकिन सिटीजन बाय बर्थ होना जरूरी है, यानी कि वहाँ पैदा होना जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। समझ गए होंगे, ना समझे किसी को और जानकारी चाहिए हो तो वो कमेंट्स में मुझसे बता सकता है कमेंट करके, ठीक है। सेकंड में क्या क्या हो सकता है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि वो व्यक्ति सरकार से किसी भी रूप में कोई लाभ ग्रहण ना कर रहा हो, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये उनकी योग्यताओं के बारे में हो गया। किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी कि सरकार से किसी भी रूप से वो कोई लाभ ग्रहण नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीज इसमें है। अब 59 में वही चीज है, ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा। किसी को पढ़ना हो तो वो कमेंट्स में मुझसे बता दे तो मैं उसको समझा दूंगा। अब अब हम 59 तो है नहीं, तो उसके बाद 60 पढ़ते हैं। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60, इसमें क्या है, शपथ। तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं। शपथ कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी उसमें आप देखेंगे शपथ में तो वही लिखा होगा किस तरीके की शपथ होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं शपथ। लेकिन बाई चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट खाली हो या वो है नहीं, तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज। ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे सीनियर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर न्यायाधीश हैं, वो न्यायमूर्ति, सॉरी। अब लास्ट में आपका सिर्फ बचता है आर्टिकल 61, यानी कि इम्पीचमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझा दूंगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा आपका, सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है ना। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, बहुत आता है हमारे जुडिशरी के एग्जाम में ही बहुत है। यूपी में तो फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी भी उठा के, यूपी बिहार में। बताइए इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 61, ठीक है ना। अब इम्पीचमेंट जो होता है, ये क्वेश्चन एक तो यही बता दिया मैंने। अब इसका सोर्स पूछ लेता है, स्रोत क्या है, कि कहाँ से है ये। इसका सोर्स है यूएसए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया है, राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग का प्रोसेस लिया है, इसका स्रोत कहाँ से है? तो यूएसए से है इसका स्रोत। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप समझते हैं इसको। अब ये तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा तो वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। अब इसका कारण क्या है कि राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति का जो हटाने का कारण होता है वो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि वायलेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर वो भारतीय संविधान की वॉयलेशन करते हैं किसी चीज की, उसके प्रोविजन की, तो उनको महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाएगा। ठीक है ना। अब ये चीज हटाया तो जाएगा महाभियोग से, तो इस चीज की पहल होगी कहाँ, हटाया कैसे जाएगा, पार्लियामेंट से ही तो हटाया जाएगा, पार्लियामेंट में ही तो चलेगा महाभियोग। तो पार्लियामेंट में अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अब किस सदन में, पार्लियामेंट में तो दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो किस सदन में पहले उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सदन में हो सकती है पहल, किसी भी सदन में हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है, लोकसभा में भी हो सकती है। अब पहल के लिए बस इतना जरूरी है, वो जो भी सदन है, मान लीजिए हम समझ लेते हैं कि राज्यसभा है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ लिया करिए। राज्यसभा में मान लीजिए महाभियोग की प्रक्रिया हम चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। ठीक है ना, उस सदन में 25% मेंबर्स का साइन करा हुआ लेटर होना चाहिए। ठीक है, जो उसके चेयरमैन को दिया जाएगा, यानी कि जो उसमें अध्यक्ष होता है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं ना राज्यसभा में, और लोकसभा में तो उसको अध्यक्ष बोलते हैं। तो उसको ये उनका जो इसको बोलते हैं इनिशिएशन, पहल, यानी कि पहल जो होगी वो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करे हुए उससे होगी, जो उनका महाभियोग का जो भी है। तो अब वो क्या करेंगे उसका, वो उनका ये नियम है कि वो विद इन 40 डेज 14 डेज गिव नोटिस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि इस महाभियोग का, जो इन लोगों ने जिस महाभियोग की पहल की है, इस महाभियोग का जो एडवांस नोटिस है, मतलब नोटिस दिया जाएगा उनको, उनकी जानकारी में डाला जाएगा ये चीज राष्ट्रपति जी की, कि आप पर ऐसे ऐसे महाभियोग का ये है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, अब 2/3 मेजोरिटी उस सदन की, राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना जरूरी है। अगर 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो गया, तो वो जो पास होने के बाद उसे भेज दिया जाता है लोकसभा में। ठीक है ना। अब लोकसभा में भेज दिया जाता है उसको। अब लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में अब जो लोकसभा में उसको भेज दिया गया, ठीक है, पहले उसकी राज्यसभा में हुई थी। अब लोकसभा जो सदन है, ये कहलाएगा उसमें इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कहलाएगा, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगा उसकी। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, एक कमेटी बनाएगा। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाएंगे। अब इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे जो इस चीज की जांच करेंगे। तो उन मेंबर्स को कौन, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि वो जो मेंबर्स होंगे इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के वो कौन होंगे, ये डिसाइड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर डिसाइड करते हैं ये कौन कौन उस कमेटी में मेंबर बनेंगे। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटिंग करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो फिर वही प्रोसेस के 2/3 अगर मेजोरिटी से इस सदन में भी पास हो गया, तो फिर राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा।
समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी होता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है कि अभी तक किसी पर महाभियोग चला हो या उनको महाभियोग के द्वारा अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आप ये लोग। अब मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका। इम्पीचमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, ये यूपीएससी और जुडिशरी वाले ये ध्यान दें, ये पूछ लेते हैं क्या राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है कि उन जिस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। मतलब मान लीजिए लोकसभा में लोकसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, तो राष्ट्रपति को क्या ये अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं, तो हाँ उनको ये अधिकार है, ठीक है ना। अब थ्रो काउंसिल ही तो होगा, मतलब जो भी उनके बिहाफ पे काउंसिल होगा उनका, वही उनके बिहाफ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लिख दूं या आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद बचती है सैलरी। सैलरी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 5 लाख, लाख में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, काई ढाई सैकड़े हजार दस हजार लाख, ठीक है ना। 5 लाख सैलरी है, रिटायर हो जाएंगे कुछ हो जाए, पेंशन होगी, पेंशन उनकी हो जाएगी 2.5 लाख, 1 2 3 4, ठीक है ना। 2.5 लाख पेंशन हो गई। ये नहीं पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, इससे सैलरी इसलिए बताई मैंने कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत जो राष्ट्रपति की सैलरी होती है वो कहाँ से दी जाती है। तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आता है कहाँ पर है ये, 266 में आर्टिकल, भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स राष्ट्रपति के बारे में पूरा, मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये फ़ायदा देगी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी ला रहा हूँ इमरजेंसी पर, आपातकाल पर। आपातकाल पर डीपली स्टडी के बाद कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो वीडियो देखिएगा, घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एमसीक्यूज जितने सॉल्व कर सकते हैं करिएगा, और उस वीडियो को देखकर आप लोग को कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नमस्कार।